पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता से बाहर हुई तो लोगों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया। जिन टीएमसी के गुंडों ने उन्हें 1.5 दशक तक परेशान किया, जिन्होंने उन्हें खुली हवा में सांस नहीं लेने दी और जिनके घरों पर उन्होंने सफेद साड़ियां भेजी, उन लोगों ने अपने तरीके से गुस्सा प्रकट किया। कहीं झंडा उखाड़ा तो कहीं टीएमसी वालों को चिढ़ाया भी। लेकिन कहीं से भी टीएमसी के खिलाफ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं था। लेकिन इस देश में एक धड़ा ऐसा है जो नाखून कटाकर शहीद बनने में एक्सपर्ट है। टीएमसी के सांसद सागरिका से लेकर महुआ तक और नेहरू घाटी सभ्यता के पत्रकार अजीत अंजुम से लेकर ऑल्ट न्यूज तक को यह दिखाई पड़ा कि देखो बंगाल में वायलेंस हो रहा है, देखो बंगाल ने क्या गलती कर दी है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि असल हिंसा क्या होती है और कैसे होती है, कैसे नाखून कटवाकर शहीद बनने वालों को यह जानकारी लेकर शर्म में डूब जाना चाहिए। आपको मैं 5 साल पीछे ले चलूंगा, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव। तब भी भाजपा और टीएमसी ही लड़ रहे थे, तब भी परिवर्तन की लहर थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि टीएमसी सत्ता में आने से सफल रही और फिर बंगाल ने वो देखा जो इस देश के इतिहास पर काला धब्बा होगा। वो दिन 2 मई 2021 का था। इधर टीवी पर चुनावी नतीजों में टीएमसी को बहुमत मिलता दिखा तो उधर पूरे राज्य में चुन चुनकर भाजपा समर्थकों को निशाना बनाया जाने लगा और उसकी खबरें, तस्वीरें, वीडियो सामने आने लगी। उस वक्त चुन चुनकर भाजपा समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ की गई, कार्यकर्ताओं के परिजनों के साथ मारपीट हुई और इन पर क्रूड बमों से हमला किए गए। राजनीतिक प्रतिशोध की इंतहा ये थी कि कई कार्यकर्ताओं की बेरहमी से पीट पीट कर अधिक निशाना बनी तो बंगाल की वो मासूम महिलाएं। 2026 के नतीजे सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील जय साई दीपक ने ऑप इंडिया की एडिटर इन चीफ के साथ जो बातचीत हुई उसका जिक्र किया। जय साई दीपक ने बताया कि भाजपा समर्थक परिवारों की महिलाओं का रेप करने के लिए होटल तक बुक किए गए थे। नुपुर शर्मा को ऐसी एक लड़की की तब कहानी मिली जिसका पहले उसके घर वालों के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया और जब उसने महिला आयोग से शिकायत की और टीएमसी वालों को जब ये पता चला तो उसका दोबारा सामूहिक बलात्कार किया गया। चुनाव के बाद की हिंसा का ये चेहरा न तब नेशनल मीडिया दिखा रही थी और न ही तब ट्विटर पर कथित पत्रकारों के आंसू बह रहे थे, बल्कि तब तो फांसीवादी को हराकर नाच गाना कर रहे थे। वैसे तो बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद हुई हर घटना डरावनी और हृदय विदारक है, लेकिन इसके कलेक्टिव नंबर्स भी आपको डराएंगे। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तब बताया था कि उस दौरान हुई राजनीतिक हिंसा के कारण लगभग 80,000 से 1 लाख हिंदू परिवार विस्थापित हुए। बंगाल में सुरक्षा न मिलने के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने पड़ोसी राज्य असम के धुबरी जिले में शरण ली। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया कि इस हिंसा में 3500 से अधिक गांव और लगभग 40,000 हिंदू प्रभावित हुए। 29 जून 2021 को सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली की अगुवाई वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य रखे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंगाल में परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में हिंसा की करीब 15,000 घटनाएं घटी थी। इस वारदात में 25 लोगों की जान गई और लगभग 7,000 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाईकोर्ट में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। उनकी 7 सदस्यीय टीम ने 20 दिनों के भीतर 311 स्थानों का मुआयना किया था। आयोग ने अपनी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। 2021 ही नहीं बल्कि 2023 का पंचायत चुनाव याद कीजिए। तब तो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल का हर गांव तराहीन के मैदान जैसा बन गया था। देसी बम और कट्टे ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे थे जैसे हर रोज खाने में नमक और मिर्च। सबसे हास्यास्पद बात यह कि इसे बंगाल की राजनीति संस्कृति बताया गया। कहा गया कि यहाँ तो हिंसा होती ही है, मतलब महिलाओं का चुनाव के बाद रेप करना, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करना, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर देना, कार्यकर्ताओं को मारकर लटका देना, ये सब बंगाल की संस्कृति कहकर जस्टिफाई कर दिया गया था। और आज अवैध दुकानों पर जब बिल्डोजर चल रहा है, लोग खुली हवा में जय श्री राम कह रहे हैं या नारे लगा रहे हैं तो उसे पोस्ट पोल वायलेंस का नाम दिया जा रहा है। उसकी तुलना 2021 से हो रही है। ये सब तब हो रहा है कि जब भाजपा के चुनाव जीतने के बाद भी उसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। उसके टॉप लीडर्स के सहायक को निशाना बनाकर बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। उसके विधायक के भाई को तब तक नहीं छोड़ा जा रहा है कि जब तक उसकी हत्या न कर दी गई हो। 2021 हो या 2026, हर बार इस चुनावी हिंसा का तो निशाना भाजपा ही रही है। लेकिन आपको पुरानी ही कहानी फिर दोहराते हुए मिलेगी। एक हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं और मुसलमान या वामपंथी के घर के सामने लगा एक पेड़ टूटने पर नेशनल मीडिया की हेडलाइन होती है। ये वही पैटर्न है जो दिल्ली में तरुण के मारे जाने के बाद दूसरी साइड तलाशता है, लेकिन गुजरात में 59 हिंदुओं के जलाए जाने के बाद उन्हें दोषी ठहराता है। असल में बंगाल में आज कहीं से भी अगर प्रतिकार की खबरें आ रही हैं तो वो हिंसा नहीं है, बल्कि वो लोगों के अंदर भरा हुआ वो गुस्से का गुबार है जो सामने आ रहा है।
अगर ऐसा नहीं होता तो सागरिका को भाजपा कार्यकर्ताओं की लाश के सारे विक्टिम नहीं ढूंढने पड़ते। इसलिए उन लोगों को 2021 की घटनाओं के आंकड़े हों या फिर रेप की वारदातें एक बार फिर से पढ़ना चाहिए और आज अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। आज जब बंगाल की जनता इन गुंडों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रही है, तो नाखून काटकर शहीद घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें आज ये आंकड़े देखने चाहिए। 4 मई के बाद से जो हिंसा हो रही है उसे करने वाले कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के गुंडे हैं। 6 मई को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए से लेकर अन्य 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के सिंडिकेट और गुंडे ने ही की है। पानीहट में आरजी कर विक्टिम की मां रत्ना देवाकर के घर के पास जो बम धमाका टीएमसी के ही लोगों ने किया, लेकिन इस पूरे गैंग को यह दिखाई नहीं देगा। जाकर देखिए कि 4 कुर्सियां तोड़े जाने पर इस पूरी जमात ने जितना रोना रोया है, क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या पर भी उसी तरह की बात की है? आपको पता चलेगा कि इस जमात के द्वारा उस तरह की बात करना तो दूर, पूरी तरह से इस मामले पर रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया है।